नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कर्ण खंड काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं उन सब का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कर्ण खंड काव्य का सारांश आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारांश कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, मेन वही चीज मैं आपको इतना बेहतर तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि सारांश पढ़ने के बाद आपको चरित्र चित्रण तनिक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा उसको आसानी से बना करके लिख लेंगे, इतना सिंपल मैंने उसको बना करके लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। यहाँ पर मैं आपको कर्ण का चरित्र चित्रण भी बताऊंगा और इस खंड काव्य का पूरा सारांश भी बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसका सारांश आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए, कर्ण खंड काव्य महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण से संबंधित है। इस खंड काव्य के रचयिता श्री केदारनाथ मिश्र जी हैं। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको ऐसा लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पर ये खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है, तो हमें अलग अलग सर्ग का सारांश लिखना है। अब देखिए, एग्जाम में आपसे किसी विशेष सर्ग का सारांश भी पूछ सकता है। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि द्वितीय सर्ग का सारांश लिखो तो केवल आपको द्वितीय का लिखना है। अगर आ जाए कि तृतीय का लिखो तो तृतीय का लिखना है, फिर आपको पूरे का नहीं लिखना है। या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पूरे खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखो तो फिर आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपको प्रथम सर्ग हेडिंग डालना है और लिखना है कि इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण है। ठीक है ना, ये सर्ग का नाम है। क्या नाम है? सर्ग का नाम है रंगशाला में कर्ण। ठीक है, इसमें कर्ण के प्रारंभिक जीवन की कथा का वर्णन है। कुंती को सूर्य की भक्ति के परिणाम स्वरूप कर्ण की प्राप्ति हुई थी, परंतु उसने उस शिशु को नदी में बहा दिया, जिससे सारथी अधिरथ ने उसे पाया और उसका पालन पोषण किया। किसने पालन पोषण किया? अधिरथ ने। ठीक है ना, उसके द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। यानी अधिरथ ने उसको पाला पोसा, इस वजह से लोग उसे सूत पुत्र कहते थे। ठीक है, राजभवन में कर्ण का अपमान पांडवों और द्रौपदी द्वारा नीच जाति का कहकर किया गया, परंतु दुर्योधन उसे स्वार्थवश प्रेम और सम्मान देता था। यानी कि कर्ण को जो है दुर्योधन जो है वो प्रेम देता था, जबकि पांडव और जो द्रौपदी लोग थे वो उसको प्रेम नहीं देते थे, वो उसको सूत पुत्र समझते थे, नीच जाति का समझते थे। ठीक है ना, इतना आपको प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। उसके बाद आ जाएंगे द्वितीय सर्ग में। इसमें लिखेंगे द्वितीय सर्ग, कोष्ठक में सर्ग का नाम लिख देंगे। यहाँ पर भी आप कोष्ठक में डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, प्रथम सर्ग के बाद कोष्ठक में रंगशाला में कर्ण लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द्वितीय सर्ग और कोष्ठक में लिख दिया द्वित सभा में द्रौपदी। ठीक है ना, सर्ग का नाम है द्वित सभा में द्रौपदी। तो एग्जाम में इसका अलग से भी सारांश पूछ सकता है, तो आप केवल इतना डाल करके लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि इस सर्ग में मत्स्य वेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का वर्णन है। ठीक है, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद किया गया तथा द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हो गई। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तभी द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाई। ठीक है ना, द्रौपदी जो है उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। आगे देखिए, जिससे दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए द्वैत क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर सारा राजपाट, अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। ठीक है, इतना आपको लिखना है। आगे है दोस्तों कि कर्ण और दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा था। ठीक है, तो आपको द्वितीय सर्ग का सारांश पूरा हुआ। अब देखिए, यहाँ पर तृतीय सर्ग जो है, इस सर्ग का नाम है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर दानवीर कर्ण से उसका कवच कुंडल दान मांग लिया। ठीक है ना, कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया। बस इतना आपको तृतीय सर्ग के सारांश में लिखना है। अगर केवल स्पेशल तृतीय सर्ग का पूछा जाएगा तो इसी चीज को और आप बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे, जिससे और काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ सर्ग में आपको डालना है हेडिंग और यहाँ पर लिखेंगे श्री कृष्ण और कर्ण। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे कि श्री कृष्ण कर्ण को बार बार समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः युद्ध में तुम अपने भाइयों के पक्ष का समर्थन करो। परंतु कर्ण नहीं मानता है और कहता है कि मैं दुर्योधन के प्रति कृतघ्न नहीं हो सकता और अब मैं दुर्योधन का ही समर्थन करूंगा। बस इतना आपको इस सर्ग के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद पंचम सर्ग हेडिंग डाल लेना है और यहाँ पर कोष्ठक में लिख देंगे माँ बेटा। ठीक है,
और लिखेंगे कि कुंती कर्ण के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम पांडवों से युद्ध मत करो और उन्हें छोड़ दो, ठीक है ना। तभी कर्ण कुंती को वचन देता है कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। बस इतना आपको इस सर्ग में लिखना है, ठीक है। यानी संक्षिप्त सारांश की बात की जाएगी तो थोड़ा थोड़ा लिख करके हमें सातों सर्ग का लिखना है, ठीक है। खष्ट सर्ग हेडिंग डालेंगे और इसमें कोष्ठक में लिखेंगे कर्णवध। कर्णवध देखिए, अगर पूरे पाठ का, पूरे खंड काव्य का अगर सारांश एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाए तो आप सभी के लिए मैं सीधी सी बात कहूं दोस्तों, आप पूरे पाठ का सारांश मत लिखना, आप उसके बदले में चरित्र चित्रण लिख देना, उसमें आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पूरे खंड काव्य का सारांश लिखेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई खंड काव्य को कितना भी आप संक्षिप्त करके लिखेंगे तो सातों सर्गों का सारांश लिखने में आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और अगर चरित्र चित्रण वहीं पर आप लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज में पूरा चरित्र चित्रण फिनिश हो जाएगा और आपको अच्छे अंक भी मिल जाएंगे। तो कोशिश करना यही कि अगर सारांश रहे और अथवा में चरित्र चित्रण रहे तो मित्रों चरित्र चित्रण लिखना, सारांश के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। और खष्ट सर्ग हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि महाभारत के युद्ध में 16वें दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने। कर्ण के भयंकर बाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे। भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर युद्ध करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। तभी कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मार डाला। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह अर्जुन पर करना चाहता था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। तभी अवसर पाकर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। बस इतना आपको लिखना है इस सर्ग में, यानी 6वें सर्ग में। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको 7वां सर्ग और कोष्ठक में लिखना है जलांजलि। इसमें लिखेंगे युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि दिया गया। कर्ण के बाद शल्य और दुर्योधन मारे गए। तभी कुंती ने कर्ण के बारे में बताया, जिससे कर्ण को बड़ा भाई जानकर युधिष्ठिर का मन भर गया और वे बहुत दुखी हुए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि यहीं से यह खंड काव्य समाप्त हो गया। बस इतना आपको लिखना है और पूरा सारांश खंड काव्य का खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पूरा सारांश लिखने के बजाय चरित्र चित्रण लिखना सिलेक्ट करें, ठीक है ना। अब चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद वो आपको एकदम रट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हाईलाइट एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग बनाना है कर्ण का चरित्र चित्रण। वहाँ पर आप काला स्केच यूज करेंगे, लाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि कर्ण खंड काव्य के प्रमुख नायक कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक। पहली हेडिंग डालेंगे आप दानवीर। दानवीर मतलब जो बहुत ज़्यादा दानी हो, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि कर्ण एक दानी पुरुष था। उसके पास जो कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्होंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। वह कहता है कि चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा, ठीक है ना। यानी कि उनकी प्रतिज्ञा कभी भी झूठी नहीं हो सकती, चाहे महाकाल की धारा पलट जाए, लेकिन कभी भी वीर कर्ण अपनी प्रतिज्ञा से नहीं पलट सकता, ठीक है ना। वो स्वयं ऐसी बातें कहते थे। आगे देखो, दूसरी हेडिंग आपको डालना है तेजस्वी। इस हेडिंग में अब देखिए, यहाँ पर ये श्लोक लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में भूल गया तो इसे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तेजस्वी हेडिंग में लिखेंगे कि कर्ण सूर्य का पुत्र था, इसलिए सूर्य की ही भांति तेजवान था। उसके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। अर्जुन को मारने का प्रण लेने से उसके तेजस्वी होने का प्रमाण मिलता है। इतना आपको लिखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, पूरा आप बना बना करके लिख सकते हो। तीसरी हेडिंग है दोस्तों कृतज्ञ। इसमें लिखेंगे कि कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। इससे उसके कृतज्ञ होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप चौथी हेडिंग डालेंगे अजय योद्धा, या फिर कह लो वीर योद्धा, ठीक है ना, या फिर साहसी भी डाल सकते हो। इसमें लिखेंगे कि कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर पांडवों में डर उत्पन्न हो गया था। अर्जुन ने शस्त्र कर्ण पर प्रहार किया, इससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से लड़ते तो शायद हो सकता था कि कर्ण भी उसको मार सकता था, लेकिन जब वो अर्जुन जो है उसको निशस्त्र मारा तो इससे जो है उसके पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। आगे पेज पर चलेंगे और यहाँ पर अब आपको अगली हेडिंग डालना है दृढ़ प्रतिज्ञ। इसमें लिखेंगे कि कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूर्ण किया।
कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, जिसे भी उसने पूरा किया। आगे चलेंगे और थोड़ा सा निष्कर्ष लिखेंगे। तो आगे अब लिखेंगे दोस्तों कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण एक तेजस्वी, दानी, कृतज्ञ तथा कुशल योद्धा था। इतना लिख देंगे तो भैया आपका चरित्र चित्रण पूरा हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।